मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी को 2 साल पूरे हो गए हैं। अपने कार्यकाल में धामी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, नकल विरोधी कानून और महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का फैसला भी इन 2 साल के कार्यकाल में ही लिया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के हटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी सौंपी थी। धामी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा को लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर एक मिथक को तोड़ा। भले ही धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन भाजपा ने सीएम की बागडोर दी। चंपावत से उपचुनाव लड़कर धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट में समान नागरिक संहिता को लेकर विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्णय लिया। भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्रदेश में नकल विरोधी कानून बनाया। साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण कानून भी लागू किया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन पर 2 से 7 साल तक जेल और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ भी धामी सरकार ने सख्त कार्रवाई की। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत पहले चरण में 16 मंदिरों को विकसित किया जा रहा है। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज बात करेंगे उत्तराखंड की सियासी हलचल की। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो 2 साल का इस कुर्सी पर उन्हें समय हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें तो 1 साल हुआ है। इस दरमियान काफी कुछ उत्तराखंड में उन्होंने नए फैसले लिए हैं। बड़ी बात यह है कि जो एक मिथक बना हुआ था उत्तराखंड में कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस मिथक को तोड़ा। शायद आला कमान ने इसी नाते उन पे भरोसा किया और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद और उन्हें कंटिन्यू मुख्यमंत्री रखा और बाई इलेक्शन में वो अच्छे मतों से जीते। खैर चले, लेकिन पूरे मुद्दे को लेकर के कैसा कार्यकाल है और क्या कुछ उत्तराखंड में चल रहा है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंजी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र अग्रवाल साहब जुड़े हैं और बीजेपी से सुरेश जोशी साहब जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं अग्रवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप विपक्ष में हैं और सरकार का 1 साल और यूं कार्यकाल की अगर बात करें तो धामी साहब को दूसरी पारी में 1 साल पहले और दूसरी पारी में 1 साल हुआ है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, सरकार का 1 साल पे बात क्यों की जाए? इस सरकार के तो 6 वर्ष हैं और केंद्र की 9 वर्ष की सरकार है। उत्तराखंड जिन मूलभूत समस्याओं से यहाँ जूझ रहा था वो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। 6 वर्ष समस्या क्या लगती है आपको? मैं वही कहने जा रहा हूँ, अगर मुझे अपनी बात खत्म करने दें, आप अनुमति दें। जी प्लीज कंटिन्यू। 6 वर्ष से जो पार्टी सरकार में रही हो उसने 6 वर्ष में 3 मुख्यमंत्री दे दिए। उस सरकार ने केंद्र में हमारा ग्रीन बोनस आज भी फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से आज ही मिले हैं। जो मांगे प्रधानमंत्री जी के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी हैं, ये वही मांगे हैं जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो रहते हुए हरीश रावत जी ने, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऋषिकेश में आए थे, जो मांग पत्र उस समय दिया था वही मांग पत्र समझिए दोबारा टाइप कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को दिया, वही गृह मंत्री को दिया, वही वित्त मंत्री को दिया। यदि 6 वर्ष में जो राज्य की मूलभूत समस्याएं हैं, जो मांग है, उसका 6 वर्ष में भी समाधान ना हो पाया हो तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्लान वैसे ही हो रहा है। चुनाव आयोग का जो मानना है कि 2-2.5 लाख लोग ऊपर पहाड़ से नीचे उतर आए, बड़ा गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो धन मिलना था वो नहीं मिल पाया। जो भाई साहित्यिक योजनाओं के लिए जो लिमिट रखी गई है उस लिमिट से देखा जाए
तो हमारे पहाड़ की तमाम परियोजनाएं जो है वो खटाई में पड़ जाएंगी। हमारा जो जीएसटी में कंपनसेशन जो मिलना था, जो उचित मिलना था, वो नहीं मिल पाया। जो हमारा योजनाओं में जो अनुपात था वो नहीं बढ़ पाया। तमाम समस्याएं ज्यों के त्यों खड़ी है। डबल इंजन का वादा प्रधानमंत्री जी कर गए थे, वो डबल इंजन क्या तीसरा इंजन दे दिया, पर राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ। चलिए अग्रवाल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में, जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना कि जो कांग्रेस के वक्त से डिमांड थी उसी को कॉपी करके धामी साहब लेके गए, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं करा पाए, जो कांग्रेस के आरोप हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा मिल नहीं पाया, पलायन हो रहा है, जो खासकर पर्यटन की दृष्टि से वहां का आर्ट एंड कल्चर और ये पहाड़ी क्षेत्रों का लोग देखना चाहते हैं, खान पान वहां का है। लेकिन जब वहां आबादी नहीं रहेगी तो रहेगा, वहां जाके देखने के लिए कौन जाएगा? यानी कि वहां से पलायन हो रहा है, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आपने कहा, भाई साहब ने, हमारे बड़े भाई ने, कि हिसाब 9 और 6 वर्ष का होना चाहिए। हम 9 और 6 वर्ष का भी हिसाब देने को तैयार हैं, हम 2 वर्ष का भी हिसाब देने को तैयार हैं। अगर और कोई हिसाब कांग्रेस के मित्रों को मांगना है तो वो भी हम देने को तैयार हैं। देखिए, प्रश्न ये खड़ा होता है कि उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है और क्या हुआ है, वो आप भी देख रहे हैं और उत्तराखंड की जनता भी देख रही है। अब कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिख रहा है, या वो चैनल पे बैठ करके अगर उसको राजनीतिक चश्मे से, राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक सोच से देखते हैं, तो उस पर मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों का दोष है। अगर 9 वर्ष की सरकार की हम बात करते हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले आए थे तो उन्होंने देहरादून में कहा था कि मैंने 1 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड को विगत इन 5 वर्षों में दिया, और उसका हिसाब भी बताया था। ऐसे ही नहीं कि दिया नहीं बोला। अगर आज आप उत्तराखंड के एक एक विषय को देखते हैं, आप स्वास्थ्य की सेवाओं को देखते हैं, कल ही जो है 12 करोड़ रुपए की लागत से एक बिल्कुल लेटेस्ट मशीन, जो MRI की मशीन आई है, जिसमें मात्र 1000 रुपए में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को MRI की सुविधा मिलेगी। वो मशीन कल ही श्रीनगर में स्थापित हुई है। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे तो ये पहला राज्य है जिस राज्य को एक साथ सरकारी 3 मेडिकल कॉलेज दे दिए और उसके लिए पूरे धन की व्यवस्था कर दी, और तीनों मेडिकल कॉलेजों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगर हम रोड सड़क परिवहन की बात करें तो जिन क्षेत्रों में, देखिए, देहरादून में बैठ करके या दिल्ली में बैठ करके हम समीक्षा करेंगे तो समीक्षा नहीं हो पाएगी। हमको समीक्षा पर्वतीय अंचलों में जाके करनी पड़ेगी। जिस सड़क पर मैं 18 घंटे में पिथौरागढ़ से देहरादून पहुंचता था, आज मैं 8 घंटा 35 मिनट पर पिथौरागढ़ पहुंच रहा हूं। उसी तरह मैं उत्तरकाशी की बात करूं, मैं बद्रीनाथ की बात करूं, मैं केदारनाथ की बात करूं, मैं श्रीनगर से लेकर के कर्णप्रयाग का जो रेल मार्ग बन रहा है मैं उसकी बात करूं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा नहीं मिल रहा है। अभी लेटेस्टली जो है 1080 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्गत हुआ है। आपने बाह्य सहायता का जिक्र किया, आपको जायका में 800 करोड़ रुपया जो है कि अभी रिलीज हुआ है बागवानी और कृषि के लिए। पशुपालन में जो है कि उत्तराखंड को जो है कि 2000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है। पर्यटन में जो है कि हमको पैसा रिलीज हुआ है। सुरेश जी, अभी जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से, सुविधाएं नहीं मिल रही। सुनिए, जहां तक पलायन का सवाल है, मैंने पलायन के बारे में बड़ी कठोरता से कई बार विषय को रखा है। पलायन की बात वो करते हैं जो लोग एसी कमरे में बैठ करके पलायन की बात करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हूं। मैं ये किसी एक पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं उन नेताओं से, उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पलायन की इतनी चिंता है तो आप सुरेश जोशी की तरह गांव में जाकर के रहना क्यों शुरू नहीं करते हैं? भाई, पलायन की अगर आपको चिंता है तो जैसे आप खुद उसको एक्सेप्ट करोगे तो तब तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप देहरादून में रहने लगो, आप दिल्ली में रहने लगो, आप 5 स्टार होटल में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दो और उसके बाद कहो कि पहाड़ में पलायन हो रहा है। देखिए, पलायन को रोकने के लिए सरकार ने एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाई हैं। मैं आज होम स्टे की अगर मैं बात करूं, होम स्टे हमारी बहुत सक्सेसफुल स्कीम है और होम स्टे से जो है कि
पलायन भी रुक रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अगर मैं बागवानी की बात करूं, एप्पल मिशन अभी चल रहा है प्रदेश में, एप्पल मिशन की तरह हजारों लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अभी अगर उत्तरकाशी को आप पकड़ लो, उत्तरकाशी पर्वतीय जिले को, तो उस पे कोको कोला के सौजन्य से हमारे 120 ऐसे काश्तकार हैं कि जो 2 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है कि आमदनी कर रहे हैं। यानी वो पलायन ही रुक रहा है। अगर मैं आज शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में विगत वर्षों की अगर हम तुलनात्मक चार्ट बनाते हैं, चलिए तो जोशी साहब हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन की संख्या बढ़ रही है। वापस लौट रहा हूँ, सुरेश जी वापस लौटूंगा। मैं एक बार श्रीनिवास जी का रुख करना चाहूंगा। पंत साहब, क्या लगता है आपको बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तो सबसे बड़ी बात बीजेपी पुष्कर सिंह धामी पे भरोसा करना कि अगर चुनाव भी हार गए तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें रखा। ऐसा उदाहरण एक उत्तर प्रदेश में भी रहा कि डिप्टी सीएम हारे लेकिन उनको वापस से कंटिन्यू किया। पलायन एक बड़ी बात है कि पलायन हो रहा है। जोशी साहब का कहना है कि गांव में जाके बसना चाहिए, और क्राउडेड क्यों किया जा रहा है शहरों को, जब हम खुद ही लोग अगर वहां से निकलेंगे, ये सोच नहीं होगी। जोशी साहब का ये तर्क है, और अग्रवाल साहब का कहना है कि पलायन रोकने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। उत्तराखंड खासकर टूरिज्म पे सारा उसका बेस है, और धार्मिक पर्यटन दोनों ही सबसे बड़ा आधार है। आर्ट एंड कल्चर उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जमीन तो होती नहीं है कि जिसमें आप खेती बहुत ज्यादा कर पाएंगे। तो क्या लगता है पब्लिक को, वहां सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो विपक्ष उठा रहा है, तो उसी तरह से देखना चाहिए कि अगर कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जाए? जी श्रीनिवास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? श्रीनिवास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी श्रीनिवास जी, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, जो वहां की खूबसूरती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां के आर्ट को देखना चाहते हैं, कल्चर को देखना चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन यापन कैसे करते हैं। पर्वतारोही होते हैं, वो उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि हाँ जनजीवन कैसा रहता है वहां पे। और टूरिज्म के बेस को मान करके चलें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एक जीडीपी में शेयरिंग माने या फिर वहां के राज्यों की अर्थव्यवस्था उन्हीं पे टिकी हुई है। क्या कुछ लगता है आपको कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है सियासी आरोप हैं, या बीजेपी को या राज्य सरकार को उन्हें सीरियसली लेना चाहिए कि कुछ खामियां तो उसे दुरुस्त किया जाए? जी पंत जी, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का जो उदय हुआ है, जो उत्तराखंड का जन्म हुआ है। आपकी आवाज आ रही है? करिए, कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू करिए। श्रीनिवास जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। योगेंद्र जी, उत्तराखंड के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक यक्ष प्रश्न सबके सामने खड़ा होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। इन 23 सालों में उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि हमने पर्यटन को आर्थिकी से जरूर जोड़ा है, हमने आध्यात्मिक पर्यटन को आर्थिकी से जोड़ा है, यहाँ तक कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तराखंड में जो 23 सालों का जो सफर रहा है, इस 23 सालों के सफर में कई सरकारें आई और चली गई। कमोबेश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों को मौका मिला है उत्तराखंड को बदलने का, सर्वांगीण विकास करने का। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार रही हो या वर्तमान रही हो या कांग्रेस की सरकार रही। आज हम चर्चा कर रहे हैं तो 23 सालों में, क्योंकि उत्तराखंड का जो उदय हुआ है, उत्तराखंड का जो जन्म हुआ है, वो एक आंदोलन से हुआ है। और आंदोलन किस लिए? क्योंकि पर्वतीय अंचल की आवाज को लखनऊ विधानसभा के अंदर सुनाई नहीं पड़ता था, यानी वहां तक आवाज नहीं पहुंचती थी। अपना निजाम होगा, अपना ही तंत्र होगा, अपने ही हुक्मरान होंगे और अपनी ही पीड़ा समझेंगे। ये नहीं कहा था कि आप राजधानी देहरादून में बैठ करके, जिस पर अस्थायी राजधानी का तमगा लगा हो, वहां पर बैठ करके उत्तराखंड के संपूर्ण विकास का खाका आप तैयार करेंगे। ये कमोबेश दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने जनता की तरफ से सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या उत्तराखंड में पलायन रोकने की बात या पलायन आयोग बना करके पलायन आयोग खुद पलायन कर जाए
उसमें जो गंभीर सवाल ये निकल करके आता है योगेंद्र जी कि उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी जो पलायन आयोग की रिपोर्ट है 3000 गांव खाली हो चुके हैं। वो लोग कहाँ गए? या तो वो रोजगार की तलाश में गए, या वो बेहतर शिक्षा की तलाश में गए, या वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन 3 जिलों पे जो अतिरिक्त बोझ पड़ा, वो बोझ कहीं ना कहीं पलायन होकर के पहाड़ से खाली होकर के वापस आया। ये यक्ष प्रश्न सबके सामने पड़ा हुआ है कि क्या केवल छींटाकशी करने से, आरोप या हीला हवाली करने से इसका समाधान हो पाएगा? क्या गैरसैंण, जिसको केंद्र बिंदु बना करके आंदोलन लड़ा गया, 1994 से सफर देख रहे हैं जो हम यहाँ पर, वो 23 साल के सफर में गैरसैंण आज भी दूर है। ये ऐसा नहीं है कि गैरसैंण पे काम नहीं हुआ, गैरसैंण पे शुरुआत हुई, कांग्रेस ने कैबिनेट भी करी, कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने और आगे बढ़ाया। लेकिन अगर गैरसैंण में सरकार होती, सरकार बैठती, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो आप सड़क मार्ग से अधिकारी जाते, नेता जाते, मंत्री जाते, विधायक जाते, तो सड़क की समस्याओं का पता चलता। आज भले ही ऑल वेदर रोड का हम हवाला दे दें और पहले के मुकाबले कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाए, लेकिन आज भी डिजिटल के युग में गैरसैंण से अगर हम लाइव जुड़ेंगे, आप और हम बात करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ये दोनों ही हमारे जो बड़े भाई हैं उनको पता है। तो सवाल इस चीज का नहीं, सवाल यह है कि पलायन रोकने के लिए किस आधार पर रोके? लोगों को वहां पर रोजगार मुहैया हो, उचित सुविधाएं स्वास्थ्य के तौर पर मिले, लोगों को जो पलायन के दौर पर जो आप आपदा का दंश देखते हैं उत्तराखंड में, ये नियति है कि कोई भी जब सरकार आती है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। 2013 का आपदा देख लीजिए, 1991 से शुरू हुआ ये सफर, ये ऐसे ही बढ़ता चला गया। वर्तमान में क्योंकि हम 2 साल के मुख्यमंत्री के सफर की बात कर रहे हैं, तो भू दशाओं की जो रिपोर्ट आपने जोशीमठ में देखी होगी, ये कोई ऐसे पहली बार नहीं है घटना घटी। ये ऐसी आपदाएं और दैवीय आपदाएं उत्तराखंड में आती है जो सरकारों को बैकफुट पर धकेलने पर मजबूर कर देती है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या हमको आज इस सफर में, इस चर्चा में उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए पहाड़ की परिकल्पना, पहाड़ में बैठ करके अगर हम करेंगे तो वो सार्थक साबित हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सुरेश जी, मैं अग्रवाल साहब के पास में जाऊंगा, उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। श्रीनिवास ने एक बात कही, अभी आपने सुना होगा कि जो कमीशन बैठाया गया, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, पब्लिक को अगर अंतर महसूस नहीं हो तो चाहे कितने भी दावे और वादे हों, वो दिखाई नहीं देते हैं। ये कहूं कि जब एक सरकार वही सब कुछ कर रही है तो अलग क्या है गिनाने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पलायन के कई कारण हैं। पलायन जो है स्वैच्छिक भी है और पलायन मजबूरी का भी है। भाई, पलायन स्वास्थ्य के लिए भी है, पलायन शिक्षा के लिए भी है, पलायन रोजगार के लिए भी है जी। लेकिन पलायन इस बात का भी है कि भाई जब आदमी को लगता है कि भाई अब मेरा परिवेश जो है वो अच्छी जगह पर होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड का जो पलायन हुआ है सबसे बड़ी मात्रा में, जिसको आप लोग कभी कवर नहीं करते हो, मुझे लगता है कि कवर करेंगे भी नहीं। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा पलायन है वो पलायन है जो लोगों को राह दिखाता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जो लोगों को राह दिखाने वाले लोग, आपके चुने हुए प्रतिनिधि, जो चुने तो पहाड़ से जाते हैं लेकिन वो रहने लग जाते हैं देहरादून और काशीपुर और हल्द्वानी में। जो सबसे बड़ी आज जो एक समस्या है, वो समस्या ये है कि पहाड़ के जनप्रतिनिधि अगर पहाड़ में नहीं रहेंगे, पहाड़ से निकले हुए ब्यूरोक्रेट्स पहाड़ के नाम पर आरक्षण लेकर, पहाड़ के नाम पर सुविधाएं लेकर बने हुए डॉक्टर, बने हुए इंजीनियर, बने हुए अध्यापक अगर पहाड़ में नहीं रहेंगे तो आप उस एक जनमानस का, आपने कहा कि साहब 3000 लोग जो है, 3000 गांव खाली हो गए। वो 3000 गांव नहीं है, वो 3000 तोक है, गांव तो नहीं है। लेकिन चाहे वो 3000 गांव भी थोड़ी देर के लिए मान लो, तो सबसे पहले इस पर्वतीय अंचल की जो मुहिम होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो मंच पर चढ़ करके हजारों लोगों को भाषण देते हैं, उनको पहली अपनी नीति और नियत को स्पष्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई लोग हों। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। तो सब जगह की समस्या है, सब जगह की समस्या है। देखिए, जिस नैतिकता की बात की जाए वो कहीं पे भी नहीं बचा हुआ है। तो आपने बहुत अच्छी बात है कि इस बात को आप पार्टी लाइन से अलग हट करके कह रहे हैं और सभी के लिए एक सबक और होना भी चाहिए कि एटलीस्ट जो जनता पे भरोसा कर रही है उसको उसी नजरिए से आप देखिए। ताकि मैं योगेंद्र जी एक बात और कह के अपनी बात को इसमें पूरी करूंगा। एक भूमि दशा वाली जोशीमठ, देखिए इस कार्यकाल का सबसे बड़ी एक जो चुनौती रही है सरकार के सामने, वो भूमि दशा वाली जो जोशीमठ वाली,
क्योंकि आज भी वहां के जो पीड़ित हैं, श्रीनिवास खुद जाकर के आए हैं, वहां की स्थिति का जायजा लिया उन्होंने, समय समय पे हमारे चैनल के माध्यम से हमने कोशिश की है, सीएम साहब से भी बात की है कि वहां की वास्तव में जेन्युइन किस तरह की है। देखिए, मैं एक बात कह करके बात को पूरी करूंगा। पहली बात तो क्या है कि अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति, बड़े से मेरा मतलब है जो समाज को दिशा देता है, वो अगर पर्वतीय अंचलों में रहने लगे, रहने का मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट एक महीना वहां बैठा रहे। अगर वो 10 दिन 15 दिन अपना ठिकाना पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए, अपने काम से वो दिल्ली जाए, देहरादून आए, मुंबई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो उस स्थान पर रहने लगा तो उससे क्या होता है कि भाई वहां की जो सरकार की मशीनरी है, जो वहां पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनकी एक तरह से कहीं की हौसला अफजाई भी होती है और उनको लगता है कि भाई अब जो है हमारा व्यक्ति, हमारा प्रतिनिधि, हमारा समाज का एक मार्गदर्शक हमारे बीच में। एक तो ये विषय होना चाहिए। दूसरा, जहां तक आप धामी जी की आपने बात की, मैं आज ये कह सकता हूं कि 2 वर्ष का जो धामी जी का कार्यकाल है और जिस तत्परता के साथ, जिस तल्लीनता के साथ और एक जो लगाव, एक मन में उनकी जो पीड़ा थी, छोटी छोटी भी जब प्रदेश के अंदर कोई घटनाएं होती हैं, छोटी छोटा कोई विषय आता है, तो ये धामी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो तुरंत जो है कि 2 घंटे 4 घंटे के अंदर चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, वहां पर पहुंच करके उनके सुख दुख को वो दूर करने का कोशिश करता है। जब जोशीमठ के आपने आपदा का जिक्र किया, जब जोशीमठ में इतनी भयावह आपदा आई थी, सारा तंत्र, प्रशासन तंत्र तक मुख्यमंत्री को वहां को जाने के लिए मना कर रहा था। लोगों में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था। उसने कहा भाई मैं अपना गुस्सा जो है कि जो होगा, मेरी जनता का गुस्सा है, मेरे लोगों का गुस्सा है, मेरी भाई बहनों का गुस्सा है, मैं उस गुस्से को पीऊंगा, उस गुस्से को झेलूंगा। उन्होंने एक रात्रि का प्रवास किया उस दौरान। और आज भी वो देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि भाई कैसे जोशीमठ के लोगों के, चाहे पुनर्वास का विषय हो, चाहे सहायता का विषय हो, वो हर व्यक्ति को कैसे सहायता मिले। मैं ये आज कह सकता हूं कि देखो, धामी जी ने इन 2 वर्षों में जो काम किया है, उस काम का एक अलग मैसेज है। भाई आपकी पिछली, चाहे हमारी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, उन सरकारों से हट के मैसेज है। देखिए, नकल विरोधी कानून, इतना महत्वपूर्ण कानून वो लाए कि आज कम से कम नकल करने की लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। और अभी हम जो है कि उनके ये दोनों कार्यकालों को हम देखें, 12,000 लोगों को हम सरकारी रोजगार दे चुके हैं, 12,000 लोगों को सरकारी रोजगार दिया है, 30-32,000 लोगों को हमने प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिया है। सेल्फ मोड की जो हमारी सारी स्कीम्स हैं, उनमें सिंगल विंडो सिस्टम करके आगे उसको प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, जिससे कि पलायन कम हो। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 6 जिले हमारे ऐसे हैं जिनमें 50% की सब्सिडी से हम बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार दे रहे हैं। ऐसे हमने पर्वतीय क्षेत्र के, जहां पलायन की आप बात कर रहे हैं, पलायन ज्यादा है, वहां पर को लोग भेड़ पालन का काम करें, मुर्गी पालन का काम करें, होम स्टे का काम करें और अपना जो है कि टूरिज्म की ट्रैकिंग का काम करें। ऐसे कई विधाएं हैं जिससे कि हमारा व्यक्ति जो है कि लेकिन जोशी साहब, सरकार कुछ कर रही है इस क्षेत्र में, जो आप कह रहे हैं? पार्टी स्तर पे कभी बात होती है कि हाँ, 2 बातें। एक तो जो आप कह रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है इस तरह की जिसे प्रमोट किया जा सके, ऑलरेडी जो चल रही है। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं लाइक करता हूं इसे, कि हर जनप्रतिनिधि को जहां से वो चुन करके जाता है, क्योंकि वहां की जनता का भरोसा होता है, पार्टी किसी की भी हो, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये वो रुकें। ये चलिए, सरकार स्तर पे सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती, कोई कहीं भी जाके बस सकता है, रह सकता है, लेकिन कभी चर्चा होती है पार्टी स्तर पे कि हाँ, इस तरह से किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने तो योगेन जी पार्टी स्तर तक यहां तक बोल दिया कि जो जनप्रतिनिधि अपनी विधानसभा में परमानेंट नहीं रहता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए और पार्टी को भी उस पर विचार करना चाहिए, चाहे कोई हो। मैं हूं, मैं अपने से शुरू कर रहा हूं, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि भाई जब यहां तो कई जिलों में ऐसी स्थितियां भी हैं कि जिलों के जो ग्राम सभा के ग्राम प्रधान है वो भी देहरादून में आके रह रहे। तो आप कल्पना करिए कि पलायन की, हम पलायन की बात करते हैं और जो हमारे नेता हैं वो देहरादून में सही कह रहे हैं कि फुल टाइम लीडरशिप होनी चाहिए। फुल टाइम, आप सही कह रहे हैं जोशी साहब, फुल टाइम लीडरशिप होनी चाहिए। एक पर्यटक की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए उस क्षेत्र के अंदर। आप पे भरोसा करती है जनता। अग्रवाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका वीडियो नहीं आ रहा है? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे अगर आप वीडियो पे अगर आए तो मेरा सवाल जो है, एक तो पलायन रोकने को लेकर के जो अभी बात की जोशी साहब ने, ये काफी मुझे लगता है कि अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव है। और दूसरा,
हर जनप्रतिनिधि जी आप अब जोशी जी ने बहुत अच्छी बातें कही और बड़े साहस के साथ कही, मैं भी बधाई दूंगा उन्हें जी। पर अर्ध सत्य है जो जोशी जी ने कहा। पलायन रोकने की बात मानी है, श्री पंजी ने भी मानी, जोशी जी स्वयं भी मान रहे हैं, और हम ही नहीं कह रहे इसको, चुनाव आयोग ने माना है, आपके पलायन आयोग ने माना है। और मैं तो एक आंदोलनकारी हूँ, मैं समझता हूँ मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय तो लाठी डंडे और जेल जाने में ही बिताया है, तो मैं एक आंदोलनकारी होने के नाते कहता हूँ कि इस राज्य में यदि सब कुछ हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून में ही होना था तो ये राज्य हमने लिया क्यों? हमने क्यों लाठी डंडे खाए, क्यों जेल गए? भाजपा के एक मुख्यमंत्री जी ने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश, 25,000 करोड़ रुपए का निवेश गैरसैंण में लगाने की बात कही थी, वो 25 रुपए भी आज तक नहीं मिल पाए हैं। यदि गैरसैंण को राजधानी के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया था, वो तो कांग्रेस की सरकार, हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। गैरसैंण को चारों दिशाओं से सड़क से जोड़ने का, वहाँ सचिवालय बनाने का, बस संसदीय लोकतंत्र के लिए विश्वविद्यालय बनाने का तमाम काम जो है कांग्रेस की सरकार ने किया था। और पहली कैबिनेट मीटिंग जो है वो भी हमने गैरसैंण में की थी। और जो भयावह तस्वीर रोज समाचारों में देखते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी वही हालात हैं कि सड़क पर प्रसव हो जाता है, बस के अंदर प्रसव हो जाता है, महिलाओं का प्रसव शौचालय में हो जाता है। यदि हम डॉक्टर को अस्पताल में नहीं ले जा पाए तो जो मशीन सुरेश जोशी जी लाए हैं, कल श्रीनगर में पहुंचाई है, वो मशीन को चलाएगा कौन? हम रेडियोलॉजिस्ट नहीं बना दे पा रहे हैं। अभी नियुक्तियों की बात करी, ऐसा लगता है कि तमाम नियुक्तियां दे दी, पर आज भी करीब 30-40 हजार पद तो आज भी रिक्त पड़े हैं। अकेले शिक्षा विभाग में इतने पद रिक्त पड़े हैं। और भाजपा ने तो निश्चित रूप से, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, ये तो बेरोजगारों के विरोधी है, युवा विरोधी है। तमाम पब्लिक उपक्रम, जो सार्वजनिक उपक्रम है प्राइवेट सेक्टर के, उनमें तमाम नियुक्तियां बंद कर दी गई हैं। चले अग्रवाल साहब, बतेरे केंद्रीय कार्यालय हैं, तमाम जगह नियुक्तियां बंद कर दी गई है। कहाँ नौकरी दे दी आपने? शिक्षा विभाग देख लीजिएगा। और जहां तक मैं समझता हूं पिछले 2 वर्ष में यदि बात की जाए तो जो रेवेन्यू का घटाव हुआ है, ये सरकार अपने जो पीडब्ल्यूडी का धन है वो नहीं खर्च कर पा रही है, केंद्रीय योजनाओं का धन है वो नहीं खर्च कर पा रही है, जो अपनी वार्षिक बजट का धन है उसकी खर्च करने की सीमा भी जो है वो लगभग 40-50% है। केंद्र पोषित योजनाओं के धन खर्चने की जो सीमा है वो भी यही है। तो चलिए अग्रवाल साहब, समय कम है, अग्रवाल साहब मैं रोकना चाहूंगा, अग्रवाल साहब समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, मैं पंजी के पास में जाना चाहूंगा। श्रीनिवास, एक मैं जरूर जानना चाहूंगा। जी, समय का अभाव है, मैं सब रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। नहीं सर, मैं समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, कभी भी ले लेंगे सर, आपको दोबारा अवसर देंगे। मैं श्रीनिवास जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। 2 बातें हैं श्रीनिवास जी। एक तो पूरे देश भर में बहुत सारे राज्य ऐसे पीड़ित हैं, नकल और जो पेपर आउट कराने वाली गैंग्स है, उनको लेकर के बड़ी परेशानी है लोगों की। दूसरा, बेरोजगारों के सामने बड़ी समस्या है, उसको लेकर के धामी सरकार का जो स्टेप है, नकल रोधी कानून लेकर के आए हैं, क्या कुछ वास्तव में एक भरोसा जग पा रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, मैं केवल अकेला उत्तराखंड को इस कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहूंगा, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही कहा है कि जब हम नियुक्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें वो दौर याद आता है कि क्या वाकई में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं या फिर जो कैंडिडेट हैं, वो इस उम्मीद के साथ कोचिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं या पीएचडी करते हैं कि एक दिन वो सरकारी सेवाओं में जाने का उनको मौका मिलेगा। उनका सपना उस वक्त खत्म हो जाता है जब उनको लगता है कि जिस परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का प्रश्न पत्र तो पहले ही लीक हो चुका है। और कई उत्तराखंड में ऐसे कई नाम सामने आने लगे। 2001 की अगर हम बात करें, जब राज्य का गठन होता है उसके बाद से पहली दरोगा भर्ती जो उत्तराखंड में होती है वो विवादों में आ जाती है। तो तब से ये सफर लगातार चलता है। लेकिन ये बात सच है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने एसटीएफ के जरिए जो भांडाफोड़ किया
यूके SSSC में किसी ने ये सोचा नहीं था। ये बात अलग है कि आज कांग्रेस न माने, दूसरा दल न माने, उत्तराखंड क्रांति दल न माने, लेकिन ये हकीकत है कि उत्तराखंड में एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां है, ये बात अलग है कि सीबीआई जांच की मांग चाहते थे, वो नहीं हो पाई, लेकिन एसटीएफ ने जो कार्रवाई की ये बताने के लिए काफी थी कि उत्तराखंड भी उन दूसरे राज्यों की तरह ही शामिल था जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पहले ही बेच दिए जाते थे। पूरा एक मकड़जाल था, एक माफिया राज था, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए नकल विरोधी कानून लाने का प्रयास यहां पर धामी सरकार ने जरूर किया है। इसके लिए जरूर बधाई देते हैं 2 साल के कार्यकाल पर हम उनको, लेकिन साथ ही साथ ये उम्मीद भी जगी कि जब किसी को गिरफ्तार करके आप हटा देते हैं, यानी आप एक उम्मीद जगा देते हैं कि अब यहां पारदर्शी परीक्षाएं होंगी, तो ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए और वाकई में जो ईमानदारी और मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहा है जो बच्चा, वो उसमें इस उम्मीद के साथ एग्जाम में बैठे कि अब वो नंबर 1 की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, ना रिश्वत देनी पड़ेगी, ना घूस देनी पड़ेगी, ना प्रश्न पत्र लेना पड़ेगा। तो इस उम्मीद पर धामी जी अगर खरा उतरेंगे तो ये समझिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास एक राजनीतिक बड़ा सफर, एक नया सफर सामने होगा उत्तराखंड के युवाओं को आगे ले जाने का। पंत जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। तो चलिए, खास खबर में हम बात कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2 साल के कार्यकाल और इस वर्तमान सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर। चुनौतियां बहुत हैं, बात भरोसे की है। कुछ अच्छे भी काम होते हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं जिसे दुरुस्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। विपक्ष अपना काम करता है, सत्ता पक्ष अपना काम करता है, लेकिन खासकर वाकई पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है वहां की आबो हवा। मैंने कहा कि एक तीनों जो स्टेट मिले हुए हैं उनका एक आपस में एक ये कहूं कि पहाड़ी क्षेत्र से वहां की खूबसूरती को लोग देखने के लिए जाना चाहते हैं। जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उनका। यहाँ अभी भी अगर पलायन को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित रूप से वहां की संस्कृति पर विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपना एक रहना बहुत जरूरी है। और जोशी जी ने जो कहा कि जनप्रतिनिधियों को वाकई, वो चाहे सरपंच हो, चाहे वहां के पंचायत समिति सदस्य हो, प्रधान हो, उसी क्षेत्र में रुकना चाहिए। ये कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, ये अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से वहां की जनता के साथ एक तरह से धोखा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।